नाज़रीन, रुपये पैसा में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूँ अली नासिर। देखो, मैं रोज़ आता हूँ ना तो मैं यही सोच के आता हूँ कि आज गुफ्तगू करेंगे कुछ ऐसी मज़ेदार किस्म की कि जो हमने सोच रखा है हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का, वो आपके साथ ज़िक्र करेंगे। ऐसा होगा, वैसा होगा, जैसे दूसरे ममालिक में होता है। रोज़ अच्छे अच्छे काम शुरू हो रहे होते हैं। चलो, बुरे काम भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कमज़ोरियाँ भी हैं उनके निज़ाम में, लेकिन कहीं कोई मंसूबा लग रहा है, कहीं कोई नई सड़क बन रही है, कहीं नई चीज़ें ऐसी तामीर की जा रही हैं जिनसे आवाम की फलाह बहबूद होगी। तो बड़ा मज़ा आता है उनके बारे में सुनकर। जब उनका लगाते हैं टीवी, कोई भी हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, सबका देखते हैं तो पता लगता है कि साहब वो तरक्की के जो है नए मंसूबे लगा रहे हैं। अच्छा, वो इतना ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं करते, लेकिन खामोशी से वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनके यहाँ नए तिजारत के मौक़े निकालते हैं, नई सनतें लगाते हैं, उनके बारे में गुफ्तो शनीद करते हैं, उनके बारे में तबादला ख्याल करते हैं कि उनके मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी। हमारे यहाँ रोज़ाना मौजूद बहस ये होता है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। अरे भाई, दुनिया तो अब मुफादात की हो गई। हर आदमी अपना मुफाद देख रहा है, ममालिक भी अपना मुफाद देख रहे हैं। हम भी इस बहस में पड़े रहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए चीन अच्छा है या हमारे मुल्क के लिए अमेरिका अच्छा है। अरे भाई, हमें इसका फ़ैसला नहीं करना, हमें ये देखना हमारे मुफाद में कौन है, हमारे मुफाद में कौन से मुल्क के साथ राब्ते ताल्लुक़ रखना अच्छा है। हमें ऐसे बात करनी चाहिए। हम पता नहीं कहाँ से नज़रियाती सोच लेकर आ गए जनाब। हम लोगों के बारे में फ़िक्र और सोच इसलिए कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा और बुरा सोच रहे हैं। यहाँ अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनको बोल रहे हैं साहब हम उनके साथ भाई भाई हैं, वो हमारा भाई मुल्क है, ये हमारा बिरादर मुल्क है। माशी पॉलिसियों को भी देखें, मुल्क के अंदर अंदरूनी पॉलिसियों को देखें तो एक दूसरे के मुतालिक बातें करते रहते हैं। ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये झूठा है, ये झूठा नहीं है। अच्छा, फिर जो सच्चा है, जब वो कुछ ना कर पाए तो फिर यार झूठे बेहतर थे, सच्चा तो गलत निकला। ऐसी बातें भी होती है ना मुल्क के अंदर कि जो बेईमान था, अगर उसके दौर में थोड़े हालात बेहतर थे तो लोग कहते हैं साहब बेईमान तो अच्छा था, ईमानदार तो बुरा है। मैं नहीं कह रहा, नाउजुबिल्ला, मैं लोगों की बातें आपको बता रहा हूँ। ईमानदार माने दयानतदार। यहाँ पे ईमानदार वो नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ के मतलब कुछ और हैं। हम लिबास से, चेहरे से इंसान के बारे में अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं। कोई खूबसूरत लड़की देख ली तो उसे फ़ौरन मोहब्बत हो गई, अब उसकी हर बात पसंद आएगी। और ज़रा किसी के चेहरे में कमी हो गई तो साहब ये बुरी होगी और उसका इखलाक भी बुरा होगा और इसकी हर चीज़ बुरी होगी। तो ये हमारे यहाँ जो रिवायत बन गई, सियासत में भी आ गई, मईशत में भी आ गई। अब मैं जो देख रहा हूँ मुल्क के हालात और जो डिस्कशन सुन रहा हूँ, आप मुझे सही बताओ कि क्या ये आपके मामलात हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो? आप बातें लोगों के किरदार के मुतल्लिक कर रहे हो। आपको बात अगले वक्त के खाने के बारे में करनी चाहिए। खैर, बहुत लंबी बहस है। मैं आज कोशिश करूंगा यही बात, जो मामलात हम देख रहे हैं हुकूमत के, इनके बारे में हम बात करें। लेकिन सच बात यह है कि माशी मामलात के ऊपर भाई बात करो, इन मसाइल का हल निकालो। अब याद आई इन चीज़ों की कि साहब हम गैर मकबूल हो गए। अब याद आई। मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, फर्स्ट डे से, पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि आप गैर मकबूल हो गए हो। आपका पहला दिन आया और आप उसी दिन गैर मकबूल हो गए, क्योंकि आप तैयारी नहीं थी, आपकी तैयारी नहीं थी। आप आए हो पहले दिन से, लोगों ने कहना शुरू कर, यानी आप अभी इलेक्शन में कामयाब हुए, आप वजीर आजम बने, आपकी हुकूमत आई, आपने अपनी काबीना का इंतखाब किया, उस दिन से ही लोग ये कहना शुरू हो गए साहब ये नहीं होगा। क्यों? ये तो आज बोल रहा है ना। मैं तो उस दिन से बता रहा हूं कि गैर मकबूलियत में इजाफा क्यों होता है। गैर मकबूलियत में इजाफा इसलिए होता है क्योंकि अवाम हमारी है सीधी सादी। आप इनको चीज़ें सस्ती दे दो, रोज़गार दे दो, आसानियाँ दे दो, सहूलियात दे दो, बस इसमें खुश। आज आप देखो दोबारा वो दौर आ रहा है, बिजली के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। आज कराची है, कल कोई और शहर होगा। हमें इसके बारे में सोचना है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस मौजू को आगे लेकर। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक।
ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको यही बता रहा था कि हुकूमत के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं और ये जो इख्तलाफात हम देख रहे हैं, अपोजिशन का रवैया देख रहे हैं, हुकूमत का रवैया देख रहे हैं, इसके नतीजे में जो माशी शक्ल सामने आएगी या मईशत का जो हाल होगा उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तजियाकार भी हैं, मईशतदां भी हैं, बड़ी गिरफ्त रखते हैं इस मौजू के पर। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू वेरी मच, बड़ी इनायत आप। फ़ारूक सलीम साहब, अब बात यह है कि ये जो बयान आया है, सामने आया है, लाया गया है, कहलवाया गया है या ख़ुद कह दिया है, इसमें जिन लोगों का जिक्र किया गया, बोला कि जनाबे वाला ऐसे लोग जो कि अनइलेक्टेड हैं, इशारा इस तरह से है, कुछ बयान के ऐन अल्फाज तो शायद ये ना हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अनइलेक्टेड लोगों की तरफ जब इशारा किया जाता है तो उसमें माशी टीम का बंदा भी है और उसमें मईशत से मुतल्लिक बहुत सारे लोग हैं जो कि शामिल हैं। अब कुछ का जिक्र पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम में आपने किया था लेकिन बगैर नाम लिए। तो अब यह है कि अब क्या होगा, क्या शक्ल निकल के आएगी, बात तो ये कर रहे हैं। अभी इनको याद आया कि इनके पास वक्त अब कम रह गया है, अगली दफ़ा इनको भी अंदाज़ा हो गया कि इलेक्शन शायद ये अगर इन्हीं पॉलिसियों पर कायम रहे तो नहीं जीत पाएंगे और इन्हीं लोगों के साथ चलते रहे तो भी नहीं जीत पाएंगे। तो फ़ारूक साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका तज़िया करें, ख़ास तौर पे क्योंकि मईशत की जो टीम है उसका ज़्यादा जिक्र है इसमें, मेरा ख्याल है। जी देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा है वो उसमें गौर से अगर आप देखें तो कोई नई बात नहीं कही। जो आप और मैं और बाकी मीडिया जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन की जीनत भी बना रहा, अखबारों में भी लिखा जाता रहा कि एक लड़ाई की किसी शक्ल है जो टॉप लीडरशिप है पीटीआई में, वो पावर जॉकिंग कर रही है, वो पावर टर्फ आपस में लड़ रही है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम लोग बात भी करते रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब क्योंकि सिटिंग एक फेडरल वजीर हैं, उनकी जुबान से ये बात आना फिर उसमें वजन बहुत बढ़ जाता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन था उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि पहले तो असद उमर साहब को जहांगीर खान तरीन साहब ने निकलवा दिया, फिर जब असद उमर साहब वापस आए उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब को निकलवा दिया। तो ये बातें हम भी कर रहे थे, कुछ अर्से से कर रहे हैं, लेकिन बड़ा फर्क ये पड़ जाता है कि अब एक विफाकी वजीर ने ये सब बातें जो है ये कर दी। अब देखिए, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बोझ हैं पीटीआई के ऊपर, वो बहुत शदीद हैं, बहुत भारी होते चले जा रहे हैं। देखिए, इन फवाद चौधरी साहब के ये इंटरव्यू से पहले भी मईशत का बोझ था और ये कोरोना से पहले हमारी मईशत जो है वो होते खाना शुरू हो चुकी थी। ये तो 3 से 4 महीनों की बात है जो हम बात कर रहे हैं कोरोना का, लेकिन उससे पहले 8-9 महीनों में हमने देखा कि जिस तेजी से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी तेजी से नीचे गिरी। तो एक तो मईशत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, फिर ये कोरोना का मसला आ गया और फिर साथ ही बीच में हमने देखा कि पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं, देखिए ये नहीं भूलिए कि जो मेजॉरिटी है वजीर आज़म इमरान खान साहब की पीटीआई की, वो जिसको हम रेजर थिन कहते हैं, बहुत ही थोड़ी सी मेजॉरिटी, यानी कि ये अख्तर मैंगल साहब के निकलने से पहले 182 सीटें थीं, 100 इत्तेहादियों को मिला के 4 उसमें से निकल गई तो रह गई 178। अब वो कमाल साहब भी जो बीएपी वाले हैं, शायद 5 MNA उनके पास हैं, वो भी नाराज हैं। फिर PMLQ और MQM और GDA, ये मुझे महसूस ये होता है कि सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। शायद वो इशारा अभी नहीं मिला लेकिन इंतजार जरूर उस इशारे का हो रहा है। फिर उसके साथ ही साथ अब ये नजर आ रहा है कि पीटीआई की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो पीटीआई खुद से है। देखिए, इस वक्त PMLN जो है वो किसी किस्म का कोई ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रही, पीपल्स पार्टी किसी किस्म का कोई ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रही। तो यहाँ पे तो पीटीआई जो है वो अपने बोझ में खुद ही दबी चली जा रही है। मईशत के ऊपर एक गौर कर लें, अगर आप कहें तो मईशत के ऊपर कुछ कह डालूं। देखिए, हमारी जो मईशत की जीडीपी की ग्रोथ मनफी में गई है, ये बहुत ही तारीखी मामला है। तारीखी इस हिसाब से कि लास्ट टाइम 1952 में, यानी कि 68 साल पहले हमारी मईशत मनफी में गई थी। 68 मैं फारूक सलीम साहब गुफ्तगू को यहीं से आगे लेकर चलूंगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आते हैं। और देखिए,
माशी टीम के मेंबरान जिनको हम गिनते हैं, टॉप में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर साहब आ जाते हैं, SBR के चेयरमैन जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब माशी हालात बड़े डिफिकल्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे अफ्रीका के ममालिक जिनकी मईशत बड़ी ट्रबल में रही, बड़े अरसे तक रही, जब IMF से मदद मांगने जाते थे तो उनके एक्सपर्ट IMF के सामने खड़े होकर अपने आर्ग्यूमेंट्स दिया करते थे कि भाई खुदा के वास्ते ये 13.25% का इंटरेस्ट जो है ये बहुत हाई है, ये हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे अब हमने IMF के कहने पे एक टारगेट रख दिया 4,900 अरब की आमदन, भाई ये नहीं हो सकती। IMF के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा कि इस साल हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया और 3,900 अरब इकट्ठा हुआ। फिर ये डायलॉग देना होगा, फिर उनसे ये आर्गुमेंट करना होगा कि इस वक्त मईशत सुकड़ रही है, इस वक्त गुर्बत बढ़ रही है, इस वक्त बेरोजगारी निहायत ही तेजी से बढ़ रही है, इस वक्त हमें स्टिमुलेट पैकेज चाहिए, इस वक्त हमें टैक्सेस कम करने होंगे, इस वक्त हमें ये कोशिश करनी होगी कि हुकूमत की आमदन कम हो जाए बेशक, लेकिन हमें बेरोजगारी और जो गुर्बत को है उसको किसी तरह बचाना है। तो मैं देख रहा हूं कि हमारी जो माशी टीम है वो डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करे चली जाती है, जो कुछ बातें बताती हैं उसके ऊपर हम डॉटेड लाइन पे साइन कर देते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। अब पिछले साल का तखमीना भी आप देख लीजिए, किस इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा था कि ये अचीव नहीं हो सकता, और वही हुआ। हमने 3 से 4 मरतबा अपना जो आमदन का तखमीना है उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया। तब यहाँ पे इस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड की मैं आपको बात बताता हूँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कहा है कि 300 साल में ऐसा हाल मईशत का बरतानिया में नहीं हुआ जो शायद अभी होने वाला है। फिर उन्होंने दूसरी जंग अजीम का जिक्र किया कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया का बजटरी खसारा 20% पे पहुंच गया। कि इस वक्त हमें पाकिस्तानियों को जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको माशी वेंटिलेटर प्रोवाइड करना, जिस तरह हम तिब्बी वेंटिलेटर की बात करते हैं अस्पतालों में, यहाँ पे पाकिस्तानियों को माशी वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है, वरना वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनको हमने माशी वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जब तक ये मुश्किल वक्त ना गुजर जाए। अच्छा फ़ारूक सलीम साहब, बात यह है कि आप जो जिक्र कर रहे हैं, बात जो कर रहे हैं, ये बड़ी अहम, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी तो रियलाइज़ करना है कि हमारी अपनी कैपेसिटी है क्या। अच्छा फ़ारूक साहब, मैं अमूमन बहस करता नहीं इस मौजू पर क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में वसाइल का फुकदान है और जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल है। अनफॉर्चुनेटली, बुरा लगे अच्छा लगे, मैं लोगों को यही कहता हूँ, सानू बंदा नहीं लभदा, असि लभदे रहना, सानू बंदा नहीं लभदा, फिर हम वही पुराने बंदे को लाकर लगा देते हैं और फिर वी आर अनएबल टू डिलीवर अ रिजल्ट, जो सीधी बात है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर, आप इस्लामाबाद में बैठे, अब्दुल हफीज पाशा साहब के अलावा और कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको। इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, कहेंगे पाशा को रख लेते हैं यार दोबारा से, पाशा कर देगा ठीक। 4-5 गिनती के लोग हैं जिनको घुमा फिरा के लोग वापस लाते हैं। आप मुझे बताओ, क्या हमने मार्वल ऐसा अचीव किया उनके दौर में कि उनको आप लोग वापस ले आते हैं, फिर उन्हीं से काम करवाते हैं। ये तमाम वजीर जो बैठे हैं, ये भी आपके सामने हैं, ये भी दोहराए हुए वजीर हैं। तो फ़ारूक सलीम साहब, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है और मैं चाहूँगा आप थोड़ा इसके बारे में सोचें, फिर ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेता हूँ कि बस लोग हैं नहीं, सच्ची जो बात है। पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करें नहीं करें, आप तो इनके हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे, आपको पता होगा किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, फिर वापस आते हैं, दोबारा गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने फ़ारूक सलीम साहब से सवाल किया। अब मेरा ये ख्याल है कि खाली जगह पुर करने के लिए हमारे पास कोई है नहीं, इसलिए या कुछ है नहीं जिसकी वजह से आज हम इन मामलात का शिकार हैं। पता नहीं अब फ़ारूक सलीम साहब अग्री करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फ़ारूक सलीम साहब, मेरा तो यही ख्याल है कि हमारे पास नहीं है ना कोई, तो हम क्या करें, फिर पुरानों को ही चलाते हैं। जी फ़ारूक साहब।
आपने दो बातें कही। एक आपने कहा कि हमारे पास अब वसाइल का फुकदान है। दूसरा आपने कहा कि हमारे पास लोग हैं नहीं। मैं दोनों चीजों से इख्तलाफ करता हूँ और उसकी वजह मैं यहाँ पे बताऊँ। पहले वसाइल के हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया की अमीर तरीन ममालिक में से, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि पिछले एक साल में जो हमारी स्टेट ऑन एंटरप्राइज हैं, जिनको हम PSC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, उनका बोझ 1800 अरब का नुकसान है एक साल में। आप मुझे कोई दुनिया का मुल्क बता दें जो अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर इस तरह 1800 अरब के वसाइल फेंक देता हो। पिछले एक साल में बिजली के सेक्टर में हमने 1000 अरब रुपया फेंका है। एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि फेंका है या ये वो पे किए IPP वाले? जी वो वहां पे मैं आ रहा हूं। देखिए 2 अरब डॉलर की गैस इस मुल्क में चोरी हो रही है। साल के पिछले साल हमने कतर को कोई 2.5 अरब डॉलर दिया उनकी LNG खरीदने के लिए, जबकि अपने मुल्क के अंदर 2 अरब डॉलर की गैस चोरी कर। अब इन 3 चीजों को आप कोई चौथी चीज सामने ना लाए। 1800 अरब का बोझ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर की बिजली चोरी और 2 अरब डॉलर की गैस चोरी। अगर इतना अमीर मुल्क ये ना होता तो इतने बड़े नुकसानात हम बर्दाश्त ना कर पाते। तो यहाँ वसाइल का फुकदान नहीं है, वसाइल को जाया किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। हम जाते हैं पाकिस्तानी शहरियों को टैक्स इकट्ठा करने के पीछे और साथ ही साथ अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं हम अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, बिजली के सेक्टर में, गैस के सेक्टर में। तो वसाइल का फुकदान नहीं है, वसाइल जाया किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल, हमारे यहाँ आपने कहा कि लोग नहीं है। पाकिस्तानी, आप तारीख खोल के देख लें, पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में बैंक चलाए हैं बड़े बड़े। पाकिस्तानी डॉक्टर्स एक जमाने में अमेरिका के अस्पताल चलाते रहे। हमारे इकोनॉमिस्ट ने ऐसी चीजें दुनिया के वर्ल्ड इदारों को दी हैं, जिसमें जो आपका इंडेक्स निकलते हैं, बड़े बड़े इंडेक्स हमारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने इजाद करके दिखाए हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम लोगों का नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि जिस किस्म का हुक्मरानी ढांचा हम बना चुके हैं, उस ढांचे के अंदर अच्छे और कॉम्पिटेंट लोग पहुंच नहीं सकते, और अगर पहुंच जाएं तो वहां जाके फेल कर दिया जाता है। तो दोनों चीजों से मेरा इख्तिलाफ। दोनों चीज़ों से नहीं, इख्तिलाफ करना आपका हक है। मैं तो खुद चाहता हूं कि कोई इख्तिलाफ करे, क्योंकि देखिए कौन ये पसंद करेगा कि जो हालात आज पाकिस्तान में देख रहे हैं। फ़ारूक सलीम साहब, लेट्स बी रियलिस्टिक। अब खुद सच्ची बात ये, कौन चाहता है कि पाकिस्तान को इस हालत में देखे? हमने तो ये सोचा था कि जब आएगा इमरान तो पाकिस्तान बदल जाएगा, लेकिन सर लेट्स से few months down the road I realized that things are not going to work out, and maybe few months down the line आपने भी realize किया कि things are not going to work out. Let's be very frank about it. अब दिल में फिर यही ख्याल आता है ना कि भाई अगर एक नेक नियत आदमी अच्छी नियत के साथ आया, उसके साथ अच्छे लोग थे, आप भी थे शुरू में उनके साथ, तो हमने यही सोचा यार अच्छा काम होगा। सच्ची जो बात है, हमने यही सोचा भाई अच्छा है, फ़ारूक सलीम साहब भी हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। शुरू में तो हमने ये भी सोचा था ना, फवाद चौधरी साहब भी अच्छे काम करेंगे, असद उमर साहब भी अच्छे काम करेंगे। अब नहीं हुए तो फिर हम क्या और सोचें? आप मुझे ये बताएं। सोचना तो गलत नहीं है, आपका इख्तिलाफ करना बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, क्या हमने जो सोचा था कि पाकिस्तान बदल जाएगा, उस पर बात करना तो सही है ना कि नहीं? देखिए, PTI की जो ढांचा है वो शुरू होता है वोटर्स से। वोटर्स के ऊपर फिर कारकुन आते हैं, कारकुन के ऊपर उसके लीडर्स आते हैं, और फिर शायद सबसे ऊपर कैबिनेट बैठी। इस वक्त मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूं कि तकरीबन हर लेवल पे वोटर जो है वो भी परेशान दिखता है, जो कारकुन है वो भी सोच रहा है कि शायद उसने जो जद्दोजहद की PTI के लिए वो दुरुस्त थी या नहीं। लीडरान का हाल आपने सुन लिया कि वहां